नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल 1989 के बारे में। तो इसके पहले हमने मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल की भी बात की थी, और अभी स्पेसिफिकली जो स्टेट लेवल पे जो रूल होता है, यानी कि जैसे कि महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल, तो ये महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल 1989 में स्टार्ट हुआ था। और इसके डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 चैप्टर है, और ये जो रूल है इसका नंबर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे 288 यानी कि 288 रूल्स इसमें महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल में है। तो अगर कंटेंट वाइज देखेंगे तो बहुत इलेबरेट किया है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल ओरिएंटेड बहुत सारे गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें 10 चैप्टर है और 288 रूल है। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी लेवल का है, जिसमें शॉर्ट टाइटल और एप्लीकेशंस और डेफिनेशंस के बारे में बात की जाती है। तो हर एक एक्ट और रूल में जैसे बात की जाती है उसी तरह ये भी रूल महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल 1989 से जाना जाएगा। ये बात शॉर्ट टाइटल में बताई गई है, और ये स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। अभी अगर डेफिनेशंस की बात करेंगे तो डेफिनेशंस में बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली ये रूल जिस एक्ट से आता है तो उसको हम यहाँ पर नॉर्मली एक्ट कहेंगे। तो एक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उससे ही ये रूल बनाया है, उसी गाइडलाइंस के थ्रू ये रूल बनाया गया है। फिर है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, या फिर जो फॉर्म्स होते हैं अलग अलग व्हीकल्स के लिए या फिर एप्लीकेंट्स के लिए, या फिर बहुत सारे जो कंपनीज या फॉर्म्स है जिनको यूज करना है, तो अलग अलग व्हीकल्स के लिए लाइसेंसिंग के लिए या फिर कोई पेनाल्टीज के लिए फीस पेमेंट के लिए अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स की प्रोविजन बताई गई है। फिर कुछ इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स होते हैं, कहीं पर पैसेंजर की डेफिनेशंस दी गई है, या फिर आरटीओ जिसको नॉर्मली कहा जाता है वो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो ये भी डिफाइन किया है, उसका स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और फिर उसके जो राइट्स या पावर्स के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। फिर इसमें कुछ शेड्यूल्स या सेक्शंस या जो स्टैंप या स्टेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंप ऐसे जो यहाँ पर मीनिंग आएंगे। तो नॉर्मली जो एक्ट में जो मीनिंग यहाँ पर बताए वही सेम मीनिंग यहाँ पर आ जाएंगे। और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर कमिश्नर की बात कही जाती है या फिर ट्रेजरी ऑफिसर्स, ये सभी वर्डिंग जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में थे वही सेम मीनिंग यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन थ्रू रूल में आ चुके हैं। फिर है चैप्टर नंबर 2 जो है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स के ओरिएंटेड। तो लाइसेंसिंग जो हम बात कर रहे थे कि व्हीकल जो होते हैं, तो हर एक व्हीकल को ड्राइव करने के लिए हमको लाइसेंस की जरूरत होती है, और ये लाइसेंसिंग जो है उसकी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोविजन होती है। जैसे कि रूल नंबर 3 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, यानी कि आपको लाइसेंस कौन देने वाला है उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे कि अगर पहले हम पुरानी बात करेंगे तो सिंपल मुंबई के लिए बृहन मुंबई आरटीओ जो था, या फिर अगर आप थाने की बात करेंगे तो थाने के लिए थाने रीजन का जो आरटीओ है वो यहाँ पे अथॉरिटी रहेगी। अगर कोल्हापुर रीजन है तो उसके लिए कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ रहेगा, या पुणे रीजन, नासिक रीजन, धुले रीजन, या फिर और बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग रीजन है। जैसे कुछ रीजन में कुछ कंबाइन भी किया है, जैसे कि अगर औरंगाबाद रीजन है तो औरंगाबाद रीजन में ही ऑलरेडी जो जालना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बीड डिस्ट्रिक्ट है, उस्मानाबाद है, ये भी यहाँ पर कंबाइन किया है, और उसका जो अथॉरिटी होगी वो औरंगाबाद रीजन की आरटीओ होगी। उसके अलावा जो नांदेड़ रीजन है उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि परभनी है, लातूर है, हिंगोली है, तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी कॉम्बिनेशन एक ही रीजन के अंडर आ सकता है। तो नॉर्मली अगर हम रीजन वाइज अथॉरिटीज देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 8 रीजन की अलग अलग अथॉरिटीज हैं, और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो है ऑल ओवर महाराष्ट्र के वो वहां पे कंबाइन कर चुके हैं। फिर जो
4 नंबर का रूल है वो है ऑथराइजेशन ऑफ टू ड्राइव द पब्लिक सर्विस व्हीकल। तो पब्लिक के लिए जो व्हीकल्स होते हैं उसकी ऑथोरिटी या ऑथराइजेशन जो होता है, तो वो ऑथराइजेशन भी आपको यहाँ पे अलग से लेना होगा। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे जिसको ड्राइविंग आता है तो कोई भी पब्लिक व्हीकल नहीं चला सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में देखेंगे तो एसटी बसेस या सिटी बसेस हैं, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, उनके कंट्रोल में है, और ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को चलाने के लिए अलग अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी थ्रू ही आपको फिर परमिशन मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, और वहां पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि ये लाइसेंस किस चीज के लिए आपको दिया है। यानी कि जो भी अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी आपको वो पर्सन को वहां पे लाइसेंसिंग और उसकी कंडीशन जो है वो मेंशन करेंगे। फिर रूल नंबर 5 है पावर टू मेक इंक्वायरीज ऑफ एप्लीकेंट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे ही आपको अगर कोई व्हीकल ड्राइव करना है तो उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो जो भी एप्लीकेंट है वो लाइसेंस का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो लाइसेंस मुझे कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, क्या स्टेजेस होते हैं उसके, तो उसके बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर 5A जो है वो है एडिशनल एविडेंस एज टू द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस एंड एज। तो आज की डेट में जैसे अभी हमको मालूम है कि कुछ व्हीकल्स को 16 इयर्स का एज का क्राइटेरिया भी है, लेकिन मैक्सिमम जो व्हीकल है उनका मिनिमम क्राइटेरिया 18 ईयर्स है, और कुछ व्हीकल जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनको 20 इयर्स भी क्राइटेरिया है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन एवरेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम व्हीकल्स के लिए 18 इयर्स कंप्लीट आपको करने होंगे, और उसके बाद में ही लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन करना होगा। उसके साथ में आपको एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत होती है, इसीलिए आप अगर कोई अलग एविडेंस वहां पे एप्लीकेशन के साथ देंगे तो वो वेरीफाई हो सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड होता है, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, या फिर अगर आपका जो मोबाइल या लैंडलाइन का जो पोस्ट पेड बिल होता है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर और कोई यहाँ पर जो इक्विवेलेंट प्रूफ होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी का वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। रूल नंबर 6 जो है वो है एग्जेम्पशंस ऑफ ड्राइवर ऑफ रोड रोलर। तो यहाँ पर जो रोड रोलर चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, या और कोई यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए जो चलाते हैं, तो ये ड्राइवर के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, और ये जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे उनको एग्जम्पशन मिलता है। फिर रूल नंबर 7 है जो है टेस्टिंग ऑफिसर्स। तो अगर आपने एज अ एप्लीकेंट आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं। वो ऑफिसर्स आपके जो भी लाइसेंस का एप्लीकेशन होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एज और एड्रेस प्रूफ चेक करेंगे, और फिर उसके बाद में उसमें जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो टेस्ट थ्रू भी आपको यहाँ पे जाना होगा। और जो भी यहाँ पर टेस्ट, जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट भी होती है, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पे चेक किया जाता है। और उसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल या फिजिकल आपको जो टेस्ट करना पड़ता है तो वो भी आप व्हीकल ड्राइव करके यहाँ पर देख सकते हैं, और टेस्टिंग ऑफिसर फिर आपको यहाँ पर परमिशन दे सकता है। फिर रूल नंबर 8 है जो है एपेलेट अथॉरिटी, यानी कि जो टेस्टिंग ऑफिसर है उन्होंने आपको जो भी डिसीजन दिया है लाइसेंस के ओरिएंटेड, अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप एपेलेट अथॉरिटी जो है यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी, उनके पास भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो ऑफिसर यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनके पास या एपेलेट अथॉरिटी के पास भी ये सबमिट करेगा कि ये जो एप्लीकेंट आया था, इसका जो एप्लीकेशन था, इसके जो टेस्टिंग हो चुके हैं, इसका रिजल्ट क्या है। अगर इनकेस आपको कुछ इश्यू लगता है तो आप भी एपेलेट अथॉरिटी के पास यहाँ पर अपील कर सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं। रूल नंबर 9 जो है वो कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ अपील। तो अभी जो भी रिजल्ट यहाँ पे टेस्टिंग ऑफिसर्स ने दिया है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ रॉन्ग टेक्निक या मेथड की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन गलत आया है, या फिर आपको लगता है कि आपका जो एज या एड्रेस प्रूफ के बारे में उन्होंने गलत जानकारी बताई है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर ये जो आप अपील करने वाले हैं
या फिर अगर आपने कुछ एप्लीकेंट दिया है, आपका रिजेक्ट हुआ है, या फिर अगर आपका जो लाइसेंस है वो खो चुका है और आपको डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन किया है, तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज होंगे, वो इश्यूज के बारे में अगर आपको सेटिस्फाइड आंसर अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, और फिर आपको वो ऑफिसर यहाँ पे हियरिंग के लिए बुलाएगा, और फिर हियरिंग में आपको वो जो एविडेंसेस है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताने होंगे, या फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर जेन्युइन इशू होगा, रीजन होगा, तो वो आपको बताना होगा, और फिर उसके बेसिस पे वो वहां पे जजमेंट देंगे। रूल नंबर 10 जो है वो रिक्वायरमेंट्स एज टू फोटोग्राफ ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। ये बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो लेटेस्ट फोटोग्राफ वहां पर मांगते हैं तो वो लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं होता है, या फिर उसमें अगर क्लियर नहीं पता चल रहा है कि जो पर्सन यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आया है वही पर्सन का फोटो है, या फिर वो फोटो में अगर वहां पे कोई ब्लर फोटो होगा, या फिर जिस रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से बताया गया है, जो बैकग्राउंड के हिसाब से बताया गया है वो अगर नहीं है, या फिर गलत कैंडिडेट का वहां पर अगर फोटो है, तो वो भी आपको यहाँ पर ऑथोरिटीज यहाँ पर बताएंगे। तो जो भी मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको ये फोटोग्राफ वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा। फिर रूल नंबर 11 है जो है लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद भी कई बार ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, या फिर अगर कहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे कि अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है तो फायर इंसिडेंट में अगर आपका लाइसेंस वहां पे जल गया, या फिर अगर कहीं पे आप गिर गए और वो पानी में चला गया जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे भी आप री एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे इस जगह इस लोकेशन में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर अभी डुप्लीकेट लाइसेंस या री लाइसेंस की जरूरत है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक जो शेड्यूल होगा, वो फॉर्म होगा, वो आपको भर के देना होगा, और फिर ये ऑफिसर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये रीवेरीफाई करेंगे, और जो लेटेस्ट फोटोग्राफ, एज का सर्टिफिकेट, या फिर जो एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरीफाई करेंगे, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल सकता है। रूल नंबर 12 जो है वो है डिफेस्ट और टर्न ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर अगर कोई लाइसेंस अथॉरिटी को अगर लगता है कि अगर कोई पर्सन जो है, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो नहीं है, या फिर दूसरा ही पर्सन है, तो वहां पर वो फोटोग्राफ से या फिर जो एड्रेस प्रूफ है या फिर और कोई वेरिफिकेशन थ्रू यहाँ पर चेक हो सकते हैं, और वो लाइसेंस भी यहाँ पर कैंसिल हो सकता है अगर वो प्रॉपर पर्सन या फोटोज या प्रूफ्स वहां पर नहीं होते। रूल नंबर 13 जो है वो है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे कोई अगर लाइसेंस लॉस्ट होता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी वजह से खराब हो जाता है और रीडेबल नहीं होता है, तो वहां पर आप डुप्लीकेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे आपको अलग से फी भी पे करनी होगी। तो जो भी आज की लेटेस्ट फी होगी वो लेटेस्ट फी के हिसाब से आपको वहां पर फी पे करके आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि पहले जो नॉर्मल पेज का लाइसेंस मिलता था, आज की डेट में लैमिनेटेड भी लाइसेंस मिलता है, अभी स्मार्ट कार्ड भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको जो भी फीस एप्लीकेबल होगी, तो टाइम टू टाइम जो भी फीस होगा उस हिसाब से आपको फीस भी पे करनी होगी, और फिर आपको डुप्लीकेट लाइसेंस मिल सकता है। 13A जो है वो मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो नॉर्मली ये जो पोस्ट का जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो एक ऑप्शन होता है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट थ्रू ही नॉर्मली आपके जो एड्रेस प्रूफ वेरीफाई किया वही एड्रेस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, और वो ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर करने के लिए भी वो जो भी फीस होगी वो फीस आपको वहां पे ऑलरेडी पे करना होगा। रूल नंबर 14 जो है वो है टेम्पररी ऑथराइजेशन इन लाई ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको टेम्पररी यहाँ पर ऑथराइजेशन दिया जाए लाइसेंस के लिए, तो अगर आपकी वैसी डिमांड होगी या कंडीशन होगी तो उस हिसाब से आपको उसके बेसिस पे भी ये टेम्पररी लाइसेंस मिल सकता है। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया रहता है कि इसके लिए ये पर्टिकुलर डेट और ये कंडीशंस है,
और ये कंडीशन थ्रू ही आपको ये लाइसेंस मिल रहा है। रूल नंबर 15 जो है वो है इंटीमेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इन केस आपके एप्लीकेशंस में कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर जब आप टेस्टिंग करते हैं, अगर टेस्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके बेसिस पे आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आपको एड्रेस पे और आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन था ये डिस्क्वालीफाई किया है और उसका ये पर्टिकुलर ऐसा ऐसा रीजन था। फिर रूल नंबर 16 जो है इंटीमेशन ऑफ टू ओरिजिनल अथॉरिटी ऑफ रिन्यूअल्स एंड एंडोर्समेंट। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज होंगी तो वो यहाँ पर आपको इंटीमेट करेगी अगर इन केस यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है उसकी अगर डेट ऑफ एक्सपायरी आ चुकी है तो रिन्यूअल्स के लिए भी आप जा सकते हैं, और फिर रिन्यूअल के लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट और फीस जो एप्लीकेबल होगी वो भी यहाँ पे आप पे करके उसके बाद में रिन्यूअल आपको मिल सकता है। 17 जो है वो है सर्टिफिकेट्स बाय ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इन लाइव ऑफ ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन के ओरिएंटेड अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगी और उसके बेसिस पे अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसका एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे सर्टिफिकेट दे सकता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल अलग होगा, नॉर्थन इंडिया अलग होगा, साउथ इंडिया के अलग होगा, या फिर जो अलग अलग वेस्टर्न इंडिया के लिए भी अलग होगा, या फिर डेक्कन इंडिया के लिए भी अलग होगा जो हैदराबाद बेस या हैदराबाद डेक्कन का है। तो ये अलग अलग एसोसिएशन थ्रू भी आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल सकता है और उसके कंडीशन बेसिस पे फिर आप यहाँ पर व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। 18 है रिपोर्ट ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। अगर आपको लाइसेंस मिल चुका है और आपने जिस बेसिस पे या एड्रेस प्रूफ के बेसिस पे लाइसेंस लिया है उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज हो जाता है तो आपका ये काम है कि आरटीओ को ये नया एड्रेस जो है विद प्रूफ आपको ये बताना होगा और उसके बेसिस पे फिर आपका जो एड्रेस चेंज करना है वो आप एड्रेस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। रूल नंबर 19 है जो है सर्टेन पर्सन्स टू बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द ड्राइविंग लाइसेंस फीस। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसकी एक पर्टिकुलर फी होगी, तो ये फी में भी कुछ एग्जेम्पशंस यहाँ पे मिल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये तय करेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्या है, कंडीशंस क्या है और किस रेफरेंस के बेसिस पे इसको ये एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, और फिर वो जो ऑफिसर है वो ऑफिसर यहाँ पे तय करेगा कि इसको एग्जेम्पशन देना है या नहीं। रूल नंबर 19 जो है ये एग्जेम्पशंस का था, और 20 जो है वो है ड्यूटीज फंक्शन और कंडक्ट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। तो यहाँ पर हमने जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की बात की थी तो इसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस और उसमें जो स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है उसके बाद ही आप ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने कुछ ड्यूटीज या फंक्शंस या ड्राइवर ने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर उनको जानकारी दी है रूल नंबर 20 में। तो यहाँ पर ये जैसे कि अगर पब्लिक सर्विस व्हीकल है तो आपको अगर यहाँ पे एनिमल्स या फिर और कोई पब्लिक छोड़ के अगर कोई थिंग्स आपको कैरी करने हैं तो ये अलाउड यहाँ पर नहीं होंगे। उसके अलावा जो मेन आपका टारगेट है वो सिर्फ पैसेंजर्स है, तो पैसेंजर को ही आपको यहाँ पर पब्लिक सर्विस व्हीकल थ्रू लेके जाना है और पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां पर छोड़ना है। तो ये मेजर ड्यूटी है, और उसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई कंप्लेन करता है, कोई इश्यूज होते हैं, तो ये अलग अलग ड्यूटीज और फंक्शंस के थ्रू यहाँ पर ये बातें बताई। जैसे कि अगर महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म भी है, उसको एक पर्टिकुलर बैज भी दिया गया है, उसका एक नंबर भी होता है, बैज नंबर। तो ये जो यूनिफॉर्म जैसे कि नॉर्मली खाकी का यूनिफॉर्म होता है, खाकी शर्ट या खाकी ट्राउजर होती है, या फिर जो बैज नंबर दिया जाता है आरटीओ की तरफ से, तो वो नंबर भी आपको यहाँ पे या बैज आपको लगाना पड़ता है, और फिर उससे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज पब्लिक सर्विस व्हीकल का ड्राइवर है, और फिर आप उस पर रिलाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर अलग अलग ड्यूटीज और फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी होती है। उसके अलावा है रूल नंबर
21 जो है रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर कैब्स। तो यहाँ पर अभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के अलावा कुछ मोटर कैब्स भी होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक ड्राइवर की परमिशन मिल सकती है या लाइसेंस मिल सकता है। तो उनके लिए भी यहाँ पर जो ड्यूटीज है वो बताए गए। तो जैसे कि यहाँ पर जो कैब्स होते हैं तो वो कैब्स में जितना आपको पर्सन्स अलाउ किया है उसी हिसाब से आपको ये कैब के लिमिटेशन के हिसाब से पैसेंजर्स अलाउ करने होंगे। जो भी आपको अगर पर्टिकुलर यूनिफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस दिया है उसका नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस आपको हमेशा साथ में रखना है। और फिर जो भी कंडीशंस बताइए या फिर जो भी यहाँ पे अलग अलग ड्यूटीज बताइए वो ड्यूटीज आपको फॉलो करना कंपलसरी होगा। फिर 22 जो है एडिशनल रूल, जो मोटर कैब्स के बारे में हमने ड्यूटीज के बारे में बताया था, अभी यहाँ पर टैक्सीमीटर्स के बारे में भी यहाँ पर स्पेसिफिक रूल या गाइडलाइन बताई है। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर मोटर कैब होगी तो उसके लिए स्पेसिफिक जो रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं उसी हिसाब से टैक्सीमीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और फिर टैक्सीमीटर्स में भी जो वैल्यू वहां पे आती है या फिर जो अमाउंट आती है वो अमाउंट वो पैसेंजर पे करेगा। तो ये टैक्सीमीटर्स यहाँ पे मोटर कैब्स के लिए उनको कंपलसरी किया है। 23 जो है वो है कंडक्ट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ गुड व्हीकल्स। तो जहां पर आपको अगर कुछ जो एनिमल्स है या फिर कोई मटेरियल है या फिर जो भी आपको सामान वहां पे लेके जाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर गुड व्हीकल्स होते हैं। और वो गुड व्हीकल्स का भी जो ड्राइवर होता है उसका भी एक स्पेसिफिक लाइसेंस होता है और वो लाइसेंस के हिसाब से उसकी भी ड्यूटीज और जो फंक्शंस है वो भी उन्होंने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या फिर आरटीओ असिस्टेंट आरटीओ कहीं पे भी आपको अगर रोकता है और आपको पूछता है तो यहाँ पर आपको ये जो लाइसेंस है वो लाइसेंस के बारे में उनको बताना होगा और ये ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको शो करना होगा कि मैं यहाँ पर ये ऐसा ड्राइवर हूँ कि मुझे ये अलाउ किया गया है, उस हिसाब से मैंने ये टेस्टिंग वगैरह सब पास कर लिए हैं। उसके अलावा है 24 जो अभी हमने बैजेस की बात की। तो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के लिए ये बैजेस कंपलसरी है। तो जैसे उनको परमिशन मिलती है ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का तो उनको एक मेटल का बैज दिया जाता है और उस पर एक पर्टिकुलर शेप दिया होता है और जो भी अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी का वहाँ पे एक सिंबल हो जाता है और उसके बेसिस पे उनको यहाँ पे बैज नंबर से ही पता चल जाता है कि इसको ये जो लाइसेंस है ये कब दिया है और उसके डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो बैज नंबर से भी आपको पता चल जाता है। उसके बाद में है 25 जो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आपको मिलता है उसके बाद में जो उसको मेंटेनेंस करना है तो उसका एक स्टेट का रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर में आपको ये सभी बातें यहाँ पे मेंटेन करनी है, वहां पे रिकॉर्ड आपको अपडेट करने हैं और ये जो डिमांड हो सकती है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू तो ये कभी भी यहाँ पर ये रजिस्टर की डिमांड हो सकती है। उसके बेसिस पर आपको ये डिटेल जानकारी देगी होगी कि ये मुझे ड्राइविंग लाइसेंस किसके बेसिस पे मिला है, क्या कंडीशन बेसिस पे मिला है, क्या ड्यूटीज और फंक्शंस थे और मैंने अभी तक कहाँ पर ये ड्राइव किया है। तो ये चैप्टर 2 था जो ओवरऑल लाइसेंसिंग के बारे में अलग अलग मोटर व्हीकल्स के बारे में जानकारी देता है। अभी है चैप्टर 3 जो है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरियर्स। तो जहां पर ये स्टेज कैरियर्स की बात आती है तो वहां पर उनको लाइसेंस कैसे दिया जाता है उसके अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे बताए। जैसे कि रूल नंबर 26 जो है वो है लाइसेंस अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी अलग अलग जो अथॉरिटी देखी थी तो उसी हिसाब से यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटी है। जैसे कि बृहन मुंबई एक अथॉरिटी है या फिर ठाणे रीजन के लिए एक अथॉरिटी है, कोल्हापुर, पुणे, नासिक या धुले, औरंगाबाद रीजन या नांदेड़ रीजन, अमरावती रीजन या फिर नागपुर रीजन। नागपुर में भी रूरल अलग से एक रीजन है। तो जैसे ही वहां पर जो पॉपुलेशन होगी जो भी एरिया होगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर
ऑथोरिटी लाइसेंस दे सकते हैं। रूल नंबर 27 जो है वो है व्हेन ड्राइवर और एनी पर्सन कैन एक्ट एज अ कंडक्टर विदाउट लाइसेंस। तो यहाँ पर अगर इन केस कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम हो चुका है तो उसके बेसिस पे अगर कंडक्टर की जगह कोई ड्राइवर या फिर कोई पर्सन दूसरा पर्सन यहाँ पर काम कर सकता है या नहीं। क्योंकि अगर 11th आवर है, इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर ऐसे सिचुएशन या कंडीशन वहां पे क्रिएट हो चुकी है कि वहां पर कंडक्टर की तो जरूरत है लेकिन अभी कंडक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर जो भी अवेलेबल है उसका कुछ मेडिकल इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो चुका है, तो ऐसी जगह भी यहाँ पर कुछ विदाउट लाइसेंस भी परमिशन दी है गवर्नमेंट ने कि उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे पर्टिकुलर पर्सन को या ड्राइवर को भी यहाँ पर एज अ कंडक्टर ड्यूटी वो कर सकता है। तो जो भी ड्यूटीज और फंक्शंस कंडक्टर्स की है वही वो पर्सन फॉलो करेगा। रूल नंबर 28 है एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन करता है तो वो कंडक्टर एज अ कंडक्टर उसको अगर जाना है तो उसको वो लाइसेंस मिल सकता है। तो उसमें भी जो एक्ट में सेक्शन 30 दिया है या फिर फॉर्म नंबर 1 था इसके बेसिस पे वो यहाँ पर एप्लीकेशन करेगा और फिर जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके रेफरेंस थ्रू जो भी फीस यहाँ पर बताई गई है वो फीस के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और फिर वहां पे ऑफिसर वो क्रॉस चेक करेगा और फिर क्रॉस चेक करने के बाद टेस्टिंग होने के बाद कंप्लीशन होने के बाद आपको वो कंडक्टर्स का लाइसेंस मिल सकता है। 29 जो बताता है क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। तो यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी टाइम टू टाइम अपडेट जो होती है वो आपको चेक करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर उसको एटलीस्ट एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए कि कंडक्टर का एग्जैक्ट काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, या फिर उसका जो मोरल कैरेक्टर होता है वो कैसा है, या फिर उसने एटलीस्ट जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है वो या फिर उसकी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एटलीस्ट उन्होंने पास करना चाहिए। तो ये एटलीस्ट ये बेसिक अगर बातें हैं वो भी अगर क्वालिफाई हो जाती है उसके बाद में वो अप्लाई कर सकता है। अगर इसमें से कुछ बातें यहाँ पर अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा एप्लीकेशंस के लिए। रूल नंबर 30 है चेंज ऑफ रेसिडेंस। अगर आपको यहाँ पे रेसिडेंस चेंज करना है किस वजह से तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका रेसिडेंस चेंज यहाँ पे हो सकता है। तो ये चेंज ऑफ रेसिडेंस की जो प्रोसेस है नॉर्मली विद इन 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो सकती है। रूल नंबर 31 जो है वो है रिन्यूअल ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। अगर कंडक्टर को लाइसेंस मिल चुका है और उसके बाद में अगर कुछ प्रोसेस की वजह से या फिर कुछ काम की वजह से या फिर अगर एक्सपायरी की वजह से उसको अगर रिन्यूअल करना पड़ रहा है तो यहाँ पर वो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और फिर वो ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू होके आ सकता है। फिर है रूल नंबर 32 जो है एपेलेट अथॉरिटी के बारे में। तो जैसे हमने बात की थी अलग अलग लाइसेंस के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, रिन्यूअल के बारे में, अगर इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ओरिएंटेड तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं एपेलेट अथॉरिटी के पास। तो यहाँ पर एपेलेट अथॉरिटी यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी होती है। नॉर्मली ये जो अथॉरिटी है ये ग्रेटर बॉम्बे की अथॉरिटी होती है और उसके जो पर्सन्स होते हैं नॉर्मल ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल या उसके इक्विवेलेंट पर्सन और जो ग्रेटर बॉम्बे का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होगा वो एपेलेट अथॉरिटी नॉर्मली होती है और उनके पास फिर आपकी जो कंप्लेन उसके बाद में जो हियरिंग या फिर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि 33 में हियरिंग प्रोसेस और कंडक्ट के बारे में ही बात की है कि आपका जो भी इशू होगा, कंप्लेन होगी या फिर अपील में जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं या फिर पॉइंट्स बताए हैं उसके अलग अलग जो प्रूफ्स बताए हैं तो इसके बारे में हियरिंग यहाँ पर हो सकती है। फिर 34 जो है ड्यूटीज एंड कंडक्ट ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज। तो ये स्टेज कैरेज के लिए जो कंडक्टर्स चाहिए तो उसके भी अलग अलग यहाँ पर ड्यूटीज उन्होंने डिटेल में रूल नंबर 34 में बताई है। तो नॉर्मल जो बातें हमको बताई जाती है या फिर आपको जो
व्हीकल्स पे प्रिंटेड दिखाई देती है, वही बहुत सारी ड्यूटीज यहाँ पर उन्होंने बताई। जैसे कि अगर स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो जो भी कंडक्टर्स होगा स्टेज कैरेज करने वाला, तो यहाँ पर उनकी जो बेसिक ड्यूटी है या मोरल ड्यूटी है, यहाँ पर स्मोकिंग ना करें, या फिर जो नॉर्मल बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर उनका रहना चाहिए। या फिर अगर उनको कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड बताया गया है, जैसे कि हमने खाकी शर्ट या खाकी ट्राउजर्स की बात की है, तो वो ड्रेस कोड आपको यहाँ पे पहनना होगा, ये पर्टिकुलर उनकी ड्यूटी है। उसके अलावा जो व्हीकल है उसको रेगुलरली मेंटेन करना होगा, या फिर जो भी कस्टमर्स आते हैं उनका ध्यान देना होगा, और उसको अच्छी तरह से उनके से बात करनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग ड्यूटीज उन्होंने मेंशन कर रखी है 34 में। तो 35 है प्रोहिबिशन अगेंस्ट होल्डिंग मोर देन वन कंडक्टर्स लाइसेंस। तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एक ही लाइसेंस एक ही पर्सन को और एक पर्टिकुलर बैच और उसका जो बैच नंबर है उसी बेसिस पे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। अगर आपके पास ऐसा कुछ डुप्लीकेट है तो आपको वो रिजेक्शन हो जाएगा या वो सेकंड आंसर कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा है रूल नंबर 36 जो है रिक्वायरमेंट्स एज टू फोटोग्राफ्स। तो जहां पर भी आपको लगता है कि कंडक्टर्स लाइसेंस की कॉपीज आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी, तो वहां पर आपको एक स्पेसिफिक जो साइज का फोटोग्राफ है वो यहाँ पे कॉपी सबमिट करनी होगी।